ठीक है जी, ये सारे लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक जिस पे लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है जी सर, आ रही। अच्छा, सो आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का। दिस इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक। ठीक है, ये सर अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। कोई स्टूडेंट है, आपके माइक का बहुत शोर आ रहा है, माइक म्यूट करें। यार 008 माइक म्यूट कर लो। ओके अच्छा, कॉम्बिनेशनल सर्किट इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ये होते हैं कि उनका जो आउटपुट होता है दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ इनपुट, यानी कि उसमें किसी किस्म की भी फीडबैक नहीं होती। अब ये किन सर्किट्स में फीडबैक होती है ये हम आगे जाके लर्न करेंगे। उन सर्किट्स को हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो वो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें हम आउटपुट को वापस इनपुट पे भी फीडबैक कर रहे होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें हमारी कुछ इनपुट्स होंगी और कुछ आउटपुट्स होंगी, और डिपेंडिंग ऑन के वो क्या फंक्शन वो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उसके हिसाब से हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, सो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली। कॉम्बिनेशन सर्किट की मैं एक जो सबसे यानी प्रैक्टिकल या कॉमन एग्जांपल आपको दे सकता हूँ वो एक एडर सर्किट है। अब उसकी लेट्स से दो इनपुट्स हैं, उस पे दो नंबर्स आप देते हैं और उसकी एक आउटपुट है जिसपे वो उसका सम दे देता है। तो वो जब भी आप उसको 2+2 इनपुट पे देंगे वो आउटपुट पे आपको 4 दे देगा। कभी ये नहीं होगा कि एक दफा आपने 2+2 दिया तो आउटपुट पे उसने 4 दिया, अगली दफा 2+2 दिया तो उसने आउटपुट पे 5 दे दिया, फिर 2+2 दिया तो आउटपुट पे 0 दे दिया। ये नहीं होगा। कॉम्बिनेशन सर्किट में जब आप सेम इनपुट देंगे वो आपको सेम आउटपुट दे देगा। तो और 3+3 को वो 6 बताएगा जब भी आप देंगे। तो ये आपके होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बड़े यूजफुल हैं और बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स, और इन्हीं को इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स तरीन माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो हमारा है ना इस चैप्टर में हम दो डिफरेंट काम करेंगे। एक है कॉम्बिनेशन सर्किट का एनालिसिस और दूसरा है कॉम्बिनेशन सर्किट का डिजाइन। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर क्या होगा? एनालिसिस में ये होगा कि आपको एक सर्किट गिवन होगा, ये सर्किट बना हुआ है जिस तरह से आप राइट साइड के ऊपर अगर ऊपर वाली स्लाइड में देखें, और इसके हमें डिफाइंड होगा कि ये इसके 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं या 3 आउटपुट्स हैं या जो भी है। ठीक है, और हमें करना क्या होगा? हमें इसका फंक्शन फाइंड आउट करना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है ये काम क्या कर रहा है, ये कोई एडर है, सब्ट्रैक्टर है, कोई और मतलब ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसका जो काम है, जो फंक्शन जो बुलियन एक्सप्रेशंस हमने देखे थे, एज अ बुलियन फंक्शन भी हम उसको बता सकते हैं, या हम इसकी आउटपुट जो है वो ट्रुथ टेबल बना के भी बता सकते हैं कि भाई अगर ये इनपुट होता है तो ये इसकी आउटपुट होती है, तो वो ट्रुथ टेबल के थ्रू भी बताया जाता है। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एनालिसिस का पार्ट, वेयर यू आर गिवन अ सर्किट एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वो सर्किट करता क्या है, किस इनपुट के ऊपर वो क्या करता है। तो जब आप इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो आपको सारे इनपुट्स कॉम्बिनेशंस जो पॉसिबल होते हैं वो सारे के सारे देखने होते हैं और उन इनपुट्स देखनी होती हैं। तो जिस तरह से आपको बताया कि अगर आपके सिर्फ 2 इनपुट्स हों तो आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो वो चारों कॉम्बिनेशंस आपने सर्किट को देने होते हैं और उसके बाद देखना होता है कि उन 4 कॉम्बिनेशंस के ऊपर आउटपुट्स क्या है। अगर आपके 3 इनपुट्स हों तो 2⁻³ = 8, तो आपके 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। तो 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे आपने हर कॉम्बिनेशन पे देखना है कि आपका आउटपुट क्या है।
तो ये बढ़ता जाता है, जब अगर 4 होंगे तो 16 देखने होंगे, 5 होंगे तो 32 देखने होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हो गया हमारा एनालिसिस का पार्ट। दूसरा हमारा है डिजाइन का पार्ट, जो अगले मतलब इसी चैप्टर में हम लोग करेंगे। वो ये होगा कि गिवन अ डिजायर्ड फंक्शन डिटरमिन इट्स सर्किट। सो आपको फंक्शन बता दिया गया है, मसला आपको बता दिया गया कि आपने एक सर्किट बनाना है जो 2 नंबर्स को ऐड करता हो, ठीक है। तो आपको फंक्शन पता है, लेकिन अब आपने उसका सर्किट बनाना है कि यार इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर क्या सर्किट जाएगा, तो मैं उसको बनाऊंगा। तो जो फंक्शन है वो कभी आपको बता दिया जाएगा एज अ बुलियन फंक्शन, यानी वही जिस तरह से आपने किया था, या ट्रुथ टेबल की फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये इनपुट पे ये आउटपुट है और अब आप इसका सर्किट बनाएं। तो हमने पिछले चैप्टर में बुलियन फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो तो हमने इसके सर्किट्स बनाए हैं। हम बुलियन फंक्शन लेते हैं, बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं कार्नोफ मैप से या एल्जेब्रिक जो पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास उनसे, और जब वो सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसको फिर एंड और की फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेटर ऑन हमने ये भी देखा था कि उसको नैंड ओनली की फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। तो ये हमने कर लिया। ट्रुथ टेबल से भी हम देख लेंगे हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 2 काम है जो इस चैप्टर में हम करेंगे। इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर एनालिसिस रिपीट कीजिएगा। एनालिसिस ये है जी, एनालिसिस ये है कि आपको सर्किट गिवन है, सर्किट गिवन है और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताएंगे सर्किट करता क्या है, इस सर्किट का बुलियन फंक्शन बना के, तो आपने उसका बुलियन फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। ओके, अच्छा मैं जरा क्लास, एक सेकंड में जरा अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ और देख लूँ क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। चलो 24 हैं, ठीक है, कुछ तो आ गए। आज है अप्रैल 13 2014 DLD 2A। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमने कर लिया। अच्छा, अब एनालिसिस पे हम लोग आते हैं। और एनालिसिस के अंदर हमारी जो हमने कहा था 2 अप्रोच हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन की और दूसरा ट्रुथ टेबल के थ्रू है। तो अभी हम बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू देखते हैं कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। ये एक सर्किट आपको गिवन है, इसमें बहुत सारे गेट्स हैं। इस सर्किट की 3 इनपुट्स हैं, ए, बी और सी, और वो जो मुख्तलिफ गेट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। मतलब ए जो है वो 3-4 गेट्स के साथ कनेक्टेड है, बी भी कुछ 2-3 गेट्स के साथ है, सी भी 4 गेट्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपकी हो गई इनपुट्स, और आपके 2 आउटपुट्स हैं F1 और F2। और अब आपसे पूछा ये गया है कि इन दोनों का, F1 का भी मुझे बताएं कि जी बुलियन फंक्शन क्या है, और F2 का भी क्या है बुलियन फंक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाना है, और इसके लिए हमें कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह और डिमॉर्गन्स थ्योरम और बाकी चीजें, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह चाहिए होगा, तो फिर हम इसका एक्सप्रेशन बना सकेंगे। तो प्रोसेस क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे फर्स्ट लेवल के ऊपर जो गेट्स हैं, ये जो शुरू में जहां पे मेरा कर्सर इस चल रहा है, इन गेट्स का देखेंगे कि इनका क्या एक्सप्रेशन बनता है बुलियन, क्योंकि ये बनाना सिंपल है। तो इसको हम इंटरमीडिएट नोड के तौर पे डिफाइन कर देंगे। मसलन ये जो पहला गेट है, इसकी आउटपुट को मैं कह देता हूँ, इसकी आउटपुट है T2, और T2 इज इक्वल टू ABC। एंड गेट है इसलिए आउटपुट इज ABC। ठीक है, उसके बाद मैं अगले गेट पे आ जाऊंगा, ये मेरा और गेट है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ एज T1। तो ये है A और B और C। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये और होता है, हम इसको प्लस भी रीड करते हैं लेकिन ये एक्चुअली प्लस नहीं होता, ये और फंक्शन होता है। तो पिछली क्लास में भी लोगों ने मसलन A प्लस A लिखा हुआ है तो उसको 2A बना दिया है, वो 2A नहीं होता। A प्लस A इज इक्वल टू A बुलियन अलजेब्रा में, कि नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स नहीं अप्लाई होते इस पे। खैर एनीवेज, ये तो एक अलग बात थी। सो यहाँ पे हमने बना दिया क्या जी सर ये T1 और T2 भी रिस्ट्रिक्शन है कि ऊपर वाले को T2 लेना, नीचे वाले को T1? नहीं, आप इसका जो मर्जी नाम रख लें, आप इसका नाम जैद रख लें, हारिस रख लें, जो भी रखना है आपने, इट्स अप टू यू।
हम सिर्फ इंटरमीडिएट वैल्यूज अभी ले रहे हैं। ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे उसने डिफाइन किया F2 को ये इस गेट के आउटपुट पे। अच्छा ये सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन था लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक और गेट है और ये 3 एंड गेट्स हैं, तो ये F2 जो है ये बन गया F2 इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BC। तो एक बात तो ये हुआ कि F2 से तो हमारी जान छूट गई, F2 का हमारे पास सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो आ गया, F2 इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BC। अब हमारा मसला सिर्फ F1 का रह गया। F1 एक और फंक्शन है, उसका एक इनपुट इस और गेट की मुझे पता है ABC है। अब मैं अगर ये इसकी दूसरी इनपुट भी फाइंड आउट कर लूं यहाँ पे ये, तो मैं उन दोनों को और करूंगा तो F1 आ जाएगा। सो अब मैं इधर से लेके चलता हूँ इस एंड गेट की आउटपुट। इस एंड गेट की आउटपुट जो है उसमें एक इनपुट है T1 और दूसरा इनपुट है F2 बार, क्योंकि ये F2 यहाँ पे था, फिर ये एक इन्वर्टर के थ्रू गुजरा, इन्वर्टर के थ्रू गुजरने की वजह से ये बन गया। आज ना मेरा असल में माउस खराब हुआ है। अच्छा, सो ये F2 से गुजरा, सो ये इन्वर्टर से गुजरा, तो ये बन गया F2 बार। तो F2 जो था वो था AB प्लस AC प्लस BC, और F2 बार जो है वो बन गया A बार प्लस B बार इंटू A बार प्लस C बार इंटू B बार प्लस C बार। ये क्या हमने किया, हमने इसके ऊपर डे मॉर्गन्स थ्योरम लगाया है, क्योंकि F2 बार जो है वो जब मैं इस सारे को करूंगा तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, अब इस एंड गेट की आउटपुट क्या बनेगी, एंड गेट की आउटपुट बनेगी T1 एंडेड विद F2 बार। तो T1 एंडेड विद F2 बार जो है वो एक नई टर्म में डिफाइन करता हूँ T3, और ये जब मैं T1 और F2 बार को एंड करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आता है T3 इज इक्वल टू AB बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस A बार B बार C। अब मैं F1 डिफाइन कर सकता हूँ कि F1 इज एक्चुअली इक्वल टू द और ऑफ। सर ये एंड गेट पर कैसे हुआ सर? मैं बताता हूँ। सो F1 इज बेसिकली और ऑफ T2 AC और T3। इसको मैंने और किया तो फाइनली मेरे पास F1 का जो एक्सप्रेशन आया वो ये आया। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि ये T3 कहाँ से आया है? नहीं सर, इसके जब इसे कनेक्ट किया आपने T1 के साथ तो यहाँ पे समझ नहीं आया। ये एंड हो रहा है ना, ये जी क्या, जी, ये कौन सा गेट? एंड किया ना। हाँ, तो T1, हाँ जी, T1 को एंड करें F2 बार से। T1 क्या है, ये है, इसको एंड करें इस पूरी टर्म के साथ तो T3 आएगा। अच्छा, अब व्हाट आई वांट द होल क्लास टू डू इज कि आप जरा इसको एंड करें और इसको बुलियन लॉजिक के तहत सिंप्लीफाई करके देखें कि आपका ये आंसर आता है या नहीं आता। सो इधर से लें T1 A प्लस B प्लस C, उसको एंड करें F2 बार के साथ A बार प्लस B बार, इनको एंड करके सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं कि आपका ये आंसर आना चाहिए जो T3 पे है। तो सारे स्टूडेंट्स ये जरा एक्सरसाइज करें। यू हैव 7 minutes टू डू दिस। जो लोग ये इस वक्त कर रहे हैं वो जरा अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग एक्चुअली कर रहे हैं और कितने लोग सिर्फ लॉग इन करके चले गए हैं। ठीक है, 19 20 19, ठीक है, 26 में से 19 लोग इस वक्त मौजूद हैं क्लास में, और टोटल क्लास की आपकी स्ट्रेंथ 45 है शायद, तो बाकी को 20 लोग तो आए नहीं और सिर्फ 18 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये अच्छा सिनेरियो नहीं है।
जरा सीरियसली लें, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है सारा सिस्टम, तो बाद में कोई कवर नहीं होगा ये। पर चलें आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, हैंड्स डाउन कर लें और इसको जरा सिंप्लीफाई करें, फिर बताएंगे आपसे होता है सिंप्लीफाई या नहीं होता। जो स्टूडेंट कर ले तो वो फिर शेयर कर ले, या अगर आपका आ जाता है कुछ तो। लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन जरा लंबी है, बस आपको टाइम लगेगा इसको करने में।
जी किसी स्टूडेंट का T3 वाली टर्म आ गई है? सर जी भी कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, चलें ठीक है, 1-2 मिनट और ले लें। सर इमेज भेज चेक करें। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं ये तो आपने ट्रुथ टेबल बना दिया है, आपने इसका बुनियन एक्सप्रेशन तो बनाया ही नहीं। ट्रुथ टेबल तो बनाना भी नहीं था, बुलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको कहा था कि आप मुझे निकाल के दें। T3 जो है ना ये आपने निकालना है अभी।
चलें यार, अब बाकी फिर आप लोग बाद में कर लेना। अब थोड़ा सा एक छोटी सी चीज और मैंने कवर करनी है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ये स्लाइड सबको नजर आ रही है ट्रुथ टेबल अप्रोच की? यस सर। अच्छा, यस सो एक वो था सर ये आ रही है। जो, ओके ग्रेट, थैंक यू। हम लोगों ने ना अब दूसरी अप्रोच से हम इसी सर्किट का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और वो है ट्रुथ टेबल अप्रोच। तो ट्रुथ टेबल अप्रोच में हम देखते हैं कि इसके इनपुट्स कितने हैं, ए, बी और सी, 3 इनपुट्स हैं। तो 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हम इधर 3 इनपुट्स डाल देंगे, इधर F1 और F2 डाल देंगे, ठीक है। एंड वील स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो कि 0 0 0 है। तो ये 0 0 0 जो है ए, बी और सी जहां जहां है हम इस पे अप्लाई कर देंगे, और फिर गेट्स की आउटपुट्स जो हैं वो हम देखेंगे कि क्या बनती हैं उसके हिसाब से। तो ये मसलन 0 है, फिर ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 फिर 0 हो जाएगा। तो हर गेट के लिहाज से हम बता देंगे कि F1 और F2 की क्या वैल्यू है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जाएंगे जो कि है 0 0 1। तो 0 0 1 इस सर्किट के इनपुट पे अप्लाई करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यूज देखेंगे, और उससे हमें पता लग जाएगा कि फंक्शन क्या है। फिर हम 0 1 0 जैसा से यहाँ पे शो हुआ है, फिर 0 1 1 हम देखेंगे, फिर 1 0 0, देन 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास ये ट्रुथ टेबल आ जाएगा तो इसका हम यानी ये अब हमें पता है कि ये वाली मिन टर्म्स जो हैं, F1 कहाँ पे 1 है, F1 ही निकालना मुश्किल था ना इसमें। तो F1 मिन टर्म नंबर 1 पे, 2 पे, 4 और 7 के ऊपर 1 है। तो मैं इसका सिंपल वो कार्नोफ मैप बना सकता हूँ, ये F1 जहाँ जहाँ 1 है और A, B और C के साथ, और उससे मैं अपनी इक्वेशन निकाल सकता हूँ F1 की। ये जो नीचे आपके सामने नजर आ रही है, F1 इक्वल टू A B बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस दिस। तो ये कार्नोफ मैप से मैंने बना लिया। सो कंपेयर टू दिस अप्रोच, ये जो हमारा था अभी जो हमने किया है, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल था बुलियन एक्सप्रेशन के साथ। ये आपने देखा है कि इसको सिंप्लीफाई करना वो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हो तो ट्रुथ टेबल के कार्नोफ मैप आप बना सकते हैं, और कार्नोफ मैप की वजह से आप बड़े आराम से सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। F2 की भी आप लिख सकते हैं, F2 कहाँ कहाँ 1 है वहां पे आप 1 डाल दें तो F2 की भी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह आप किसी भी सर्किट का एनालिसिस करके उसका बुलियन फंक्शन निकाल सकते हैं। Any questions on this? सर इस तरह तो इजी है, लेकिन वो बुलियन एक्सप्रेशन से मुश्किल हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जरा मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपको पोस्टुलेट्स भी याद नहीं होते, फिर वो सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जगह पे हम बुलियन करेंगे जहाँ पे हमें आसान लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रू ही इसको कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि यार प्रोसेस तो दोनों आपको आने चाहिए ना, कि किसी भी वजह से आपको मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशंस है, बुलियन अलजेब्रा, वो भी आना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आपने सर्किट सॉल्व करना है तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ट्रुथ टेबल अभी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़े आराम से आपने ये कर लिया है, लेकिन अगर 3 की जगह 4 इनपुट्स होती तो ये 16 बन जाते आपके, ठीक है। 5 होती तो 32 बन जाते इनपुट्स, 6 होती तो 64 बन जाते। तो फिर वो ट्रुथ टेबल के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने 64 कॉम्बिनेशंस है, 64 इनपुट्स पे करना है, तो आप सोचें आपको टाइम कितना ज्यादा लग जाएगा। उसकी निस्बत उस वक्त फिर जो बुलियन अलजेब्रा है वो आसान हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो 2 या 3 वेरिएबल्स 4 तक के लिए तो आपका ठीक है कार्नोफ मैप। फिर 5 पे आपने देखा था आपका कार्नोफ मैप भी बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, 6 के ऊपर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे सर्किट्स के लिए ठीक है, लेकिन बड़े सर्किट्स के लिए आपको थोड़ा सा बुलियन भी आनी चाहिए। तो चलें, आज का हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर आप कल जो आपकी क्लास है सर उसमें ये फिर हम F1 आगे रिपीट करते जाए सर एक बार। सर क्या चीज? F1 रिपीट करते जाए। ये F1 की जो इनपुट आई है
ये इस बॉक्स से हाँ एक बार इसे रिपीट कर देते हैं, एक बार इसे रिपीट कर देते हैं। F1 ये ट्रुथ टेबल की बात करें या दूसरी वाली की? इसी के सर, इसी की। F1 देखे ना, ये F1 अगर आप देखें तो यहाँ पे ये और गेट की एक आउटपुट है, ठीक है। और गेट जो है वो कब 1 देता है? जब उसकी कोई इनपुट 1 हो जाए या दोनों इनपुट्स 1 हो जाए। वो सिर्फ 0 तब देता है जब उसकी दोनों इनपुट 0 हो। तो बस आपने यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे देखें इस और गेट की एक इनपुट जो है ये 1 है यहाँ पे, तो इसने 1 ही देना है। तो जब भी ये एंड गेट या ये वाला एंड गेट, इनमें से कोई एक भी 1 प्रोड्यूस करेगा, F1 जो है वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ, तो F1 को पूरा फंक्शन के तौर पे ना देखें, F1 को सिर्फ इस और गेट के तौर पे देखें कि F1 एक और गेट है और गेट की आपने सिर्फ इनपुट्स को देखना है। तो बस वो जब भी इनपुट 1 होगी तो और गेट 1 हो जाएगा। चले, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सिस्टम ही हैंग हो गया।